आवाज़ आ रही? चेक कर लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में आप लोग लॉ स्टूडेंट्स तो नहीं रहे। अब ज़ाहिर है लॉ गेट जो दे रहा होगा तो वो आपकी एलएलबी तो हो चुकी होगी। अब मैं आपको लॉयर ही कहूँगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने एलएलबी की थी तो लॉ गेट वगैरह नहीं था, और एलएलबी के बाद हम डायरेक्ट ही ना बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट हो जाती थी। अब पाकिस्तान बार काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस थी, उसके बाद पहले भी एलएटी देना होगा, फिर लॉ गेट देना होगा, उसका सिलेबस वगैरह वो तो सब आप लोगों ने देखे होंगे, पास पेपर भी देखे होंगे। आज हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को पढ़ेंगे। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में एक तो केस लॉज हैं हमारे पास, जो आपको पता है कौन कौन से केस लॉज हैं। वो केस लॉज हैं जो पाकिस्तान के अंदर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, उसको गवर्न करते हैं। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इटसेल्फ के अंदर हम सिर्फ पार्ट 1 के अंदर पूरा पार्ट है हमारे पास, जो फंडामेंटल राइट्स हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और जो इसके अलावा चैप्टर 2 है पार्ट 1 का ही, पार्ट 2 का जो कुछ हिस्सा है आर्टिकल 89 तक, वो सिर्फ हम देखेंगे। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपने वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो हम क्योंकि यहाँ पर वी आर ओनली कंसर्न विद लॉ गेट और उसके सिलेबस तक ही अपने आप को महदूद रखेंगे, तो हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं हम गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ बेसिक डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स अ कंट्री, उसका सिस्टम, किस तरह मुल्क चलेगा, कौन होगा हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होगा, कैबिनेट कैसे चलेगी, अगर मुल्क फेडरेशन है जो कि हमारा मुल्क है, तो फेडरेशन और प्रोविंसेस में जो रिलेशंस होंगे वो कैसे गवर्न होंगे, अगर कोई इनके दरमियान किसी किस्म का कोई तनाव आता है, कोई मसाइल आते हैं, तो वो कैसे रिजॉल्व होंगे, उनका क्या प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा जो जनरल जो जुडिकेचर है, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न करता है। ठीक है, इट्स द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा कोई भी कानून, कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर, कोई भी पॉलिसी, वो सब की सब नल एंड वाइड है। ये सब आई होप कि आप लोगों को पता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ भी इतने सारे जो आर्टिकल्स हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा, 300 के करीब जो आर्टिकल्स हैं, तो इनमें मुख्तलिफ चैप्टर्स और पार्ट्स जिस तरीके से बनाए गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो है पार्ट 1, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक मगज़ है। मतलब जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, पूरे मुल्क का कोई भी कानून अगर कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादिम होगा तो वो नल एंड वाइड है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। बिल्कुल एन इसी तरीके से अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी आर्टिकल्स आते हैं जो उसके फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ होंगे, तो वो भी स्ट्रक डाउन तस्वीर किए जाएंगे। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे, ये पढ़ने में तो बड़े आसान है, लेकिन आपकी जितनी लिटिगेशन, जब आप इंशाल्लाह वकील बनेंगे और एडवोकेट हाई कोर्ट बनेंगे, तो हाई कोर्ट के अंदर आपकी जितनी प्रैक्टिस, जितनी लिटिगेशन होती है, वो सारी की सारी, और आपके जो केस लॉज भी हैं जो हम उन पे भी नज़र दौड़ाएंगे, तो वो सारे के सारे इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के गिर्द घूम रहे होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 2 अगर आप लोगों के पास है, सबसे पहले मैं इनको जो आर्टिकल्स हैं उनको गो थ्रू करके फिर हम जो केस लॉज हैं उन पर आएंगे। अगर बुक है किसी के पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है। हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन, PDF आ गई, वो मैंने मंगवाई हुई है, ऑन वे है, कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में आप सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। सिर्फ मैं सिर्फ बताता जाऊँगा, लिखने वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। लॉ गेट में वो मैं उसकी तरफ आऊँगा, टाइम है हमारे पास। अच्छा, जो द फर्स्ट आर्टिकल इन चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 2 जो है, जो कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। अब ये दिस आर्टिकल आई बिलीव इज मदर ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स। ये कहने को तो एक आर्टिकल है,
लेकिन इस आर्टिकल में जिस तरह कहते हैं ना दरिया कूजे में बंद कर देना, इस आर्टिकल ने दरिया कूजे में बंद कर दिया। इस आर्टिकल ने फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा चैप्टर है जो 8 से 28 तक मोहित है, 28 आर्टिकल, फिर उसमें आर्टिकल ए बी भी आ जाते हैं जो कि अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। तो दिस आर्टिकल हैज गिवन अ सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स इन द फंडामेंटल राइट्स। इसका माना ये हुआ, मैं इसको फिर दोबारा से पढ़ता हूँ, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। अब ये आइन का आर्टिकल किसी भी और आर्टिकल के बारे में नहीं कहा। 28 के बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं, आपका उसमें फेडरेशन आ जाती है, आपका उसमें प्रोविंस आ जाता है, आपकी जुडिकेचर आ जाती है, आर्म फोर्सेस आ जाती हैं, इमरजेंसी का उसके अंदर आर्टिकल है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, किसी आर्टिकल में ये बात नहीं कही हुई कि इस आर्टिकल के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी तो किसी भी लॉ के अंदर वो नल एंड वाइड हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल है ओनली फॉर द फंडामेंटल राइट्स। अब जो मैंने आपसे पहले कहा कि दिस आर्टिकल गिव्स द सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर टू रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो कि 9 से 28 तक बाकी शामिल होते हैं। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है, हाउ सच जो भी राइट्स होंगे। अच्छा, इसमें एक हम जितने भी राइट्स पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ट्रेड है, राइट टू फार्म एसोसिएशन है, राइट ऑफ मूवमेंट है, ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राइट टू फ्रीडम होती है, लेकिन हम किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ हमें रोक लिया जाता है और हमें नहीं जाने दिया जाता, लेकिन उसकी हम लीगलिटी को भी चैलेंज नहीं कर पाते और कॉमन सेंस की बात है कि वो लीगल तस्वुर किया जाता है। अब कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, मैं कल पीएम हाउस में घुस जाऊं कि जी मेरा तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट ऑफ फ्रीडम दिया हुआ है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ घूमूं जहाँ फिरूं, तो लिहाजा मुझे जाने दिया जाए, तो ये बात मोतबर नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये जो राइट्स हैं, अब व्हेन व्हाट इफ टू फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं उन दोनों के दरमियान कोई इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो देन इट विल द जुडिशरी, द जुडिकेचर जो डिसाइड करेंगे कि कौन से केस में, हर केस का आउटकम फिर मुख्तलिफ होगा, कौन से केस में कौन सा आर्टिकल प्रिवेल करेगा। इस पर बहुत सारे केस लॉज हैं, हमारे मुल्क के भी हैं, यूके के भी हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे आगे चलकर अपने इसी उसमें। अगेन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है टू अंडरस्टैंड दीज फंडामेंटल राइट्स इज कि कोई भी फंडामेंटल राइट अनक्वालिफाइड नहीं है। जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब के सब क्वालिफाइड राइट्स हैं। मेरा आई हैव द राइट टू गेन एजुकेशन, लेकिन अगर मैं LAT के जो एग्ज़ाम्स हैं LLB करने से पहले अगर मैं वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं करता तो क्या देन अगेन कैन आई क्लेम कि जी मुझे LLB करने दी जाए? क्या मैं कर सकता हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो आपको राइट टू एजुकेशन दी है। जिस तरह मैंने कहा मैं कल PM हाउस के गेट पे खड़ा हो जाऊं कि जी मुझे तो अंदर जाना है, घूमना है, फिरना है, क्यों? क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट टू फ्रीडम दिया है। बट दैट राइट टू फ्रीडम इज नॉट अनक्वालिफाइड। रिमेंबर कि जब भी हमें किसी भी राइट की बात करते हैं, अ राइट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कपल्ड विद द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज। अब अगर हर आदमी ये सारे जितने भी राइट्स हैं वो अपने ही ऊपर ही सिर्फ राइट्स की बात करे कि जी मुझे तो इतने सारे राइट्स दिए गए हैं, उनके साथ जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो ड्यूटीज हैं उनकी बात ना करे तो फिर बात नहीं बनेगी। राइट्स ऑफ सम आर द ड्यूटीज ऑफ अदर्स। जब आप अपने राइट की बात करेंगे तो उसी के साथ ही आपके ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटी, कोई ना कोई ड्यूटी भी दी गई है, तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज वो दे विल गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगेन दे आर नॉट अनक्वालिफाइड, और उनके दरमियान भी अगर कोई आपस में कोई इनकंसिस्टेंसी आती है तो वो रिजॉल्व हो सकते हैं केस टू केस। सबसे इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल राइट है वो आपको मैंने बता दिया, वो आपका ये राइट है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट की खिलाफ वर्जी होती है किसी भी कानून के जरिए तो वो कानून कलअदम है,
किसी पॉलिसी के ज़रिए तो वो पॉलिसी का अलहदा में। आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनस। अब जो लाइफ एंड लिबर्टी की जहाँ तक बात है, फंडामेंटल राइट्स को अगर हम वैसे लेमैन की लैंग्वेज में अगर हम प्रोनाउंस करना या डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है, वो बेसिक इंसानी हुकूक हैं जो इंसान अपनी पैदाइश के साथ अपने साथ लेकर आता है। आपको ये राइट्स गेन करने के लिए किसी मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत नहीं है। अगर एक आदमी इंसान पैदा हुआ है तो ये एक तयशुदा बात है कि उसका एक राइट टू लाइफ होगा, उसका एक राइट टू फ्री ट्रेड होगा, ज़ाहिर आदमी ट्रेड करेगा, राइट प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन करेगा तो अपनी ज़िंदगी जारी रख सकेगा। तो वो आपके हुकूक जो आप पैदाइशी तौर पर एक इंसान के साथ अल्लाह ताला ने या कुदरत ने मुंसलिक कर दिए हैं, और वो जब तक इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैप्टर में लिखे गए हैं, दोज आर कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन्स होगी, सेफगार्ड्स एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। दिस अगेन इज नॉट अनक्वालिफाइड। अगर किसी आदमी पर FIR हो जाए, ही विल बी अरेस्टेड, ही विल बी डिटेन इन प्रिजन, लेकिन उसको भी लॉ गवर्न करता है कि 24 आवर्स तक आप फिजिकल रिमांड में पुलिस वाले आपको रख सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा, वो आपको 14 डेज की जुडिशल कस्टडी PC जुडिशल कस्टडी दे सकता है या मज़ीद फिजिकल कस्टडी भी दे सकता है। तो लेकिन दिस सेफगार्ड इज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन। वो डिटेंशन जो किसी लॉ के अंदर गवर्न ना की गई हो, वो डिटेंशन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड ना करता हो। इसी तरह आर्टिकल 10A, अच्छा ये वो आर्टिकल है जो शुरू में जब आइन बना था 1973 में, तो देयर वाज नो सच फंडामेंटल राइट एज टू फेयर ट्रायल। बट आर्टिकल 10A जब ये आया था 2010 की अमेंडमेंट में, ज़ाहिर है पाकिस्तान के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं इंटरनेशनली भी, तो वहाँ जो ट्रीटीज़ वगैरह साइन करनी होती हैं फिर उनको यहाँ पर लागू भी करना होता है। तो ये UN की एक डिमांड थी, फ्री ट्रायल का ये जो आर्टिकल 10 है, ये दिस रिलेट्स टू आवर प्रोफेशन, जिसमें आप कल इंशाल्लाह जब एनरोल होंगे वकालत करेंगे। अब हम जब भी आप कभी कहीं पर बैठते हैं तो पहला सवाल आपसे ये होता है, जिसका हमने बड़ा सामना किया था, कि जी आप क्या आप चोरों को दिफा करते हैं, आप जी कातलों का दिफा करते हैं, आप जी डकैतों का दिफा करते हैं, आप तो झूठ भी बोलते होंगे, आप तो फलां भी करते होंगे। तो ये इसका बड़ा सामना हमें रहा है, पता नहीं आप लोगों को हुआ या नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो होगा। तो आप उनको ये बता सकते हैं कि जी अब एक होता है मॉब ट्रायल, मीडिया ट्रायल, और एक होता है हमारा जुडिशल ट्रायल जिसको हम फेयर ट्रायल कहते हैं, जिसका एक बेसिक प्रिंसिपल है कि नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड। और अगर किसी के ऊपर एक एक्यूजिशन है तो उसका प्रॉपर एक तरीका कानून ने दिया हुआ है उसको प्रूव करने का, और जब तक उस ट्रायल से नहीं गुजरता तब तक वेल सेटल्ड है। आप सबको ये पता होगा कि ही इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। तो हमारा एज अ काउंसिल, एज अ लॉयर, अगर हम किसी केस में इंगेज होते हैं तो हमारा काम खुदा न खास्ता कोई ऐसा नहीं होता कि हम हर सूरत उसको डिफेंड करें, या अगर हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से, तो हर सूरत हम उसको कन्विक्ट कराने के दर पे हों। बल्कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 10A की जो 10A को गारंटी करना होता है कि इसकी कहीं वायलेशन ना हो, इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। अगर कोई ऐसा कानून भी खुदा न खास्ता कल को आ जाता है कि जी फलां जो अगर किसी के ऊपर एक्यूजिशन आती है तो बगैर ट्रायल के, बगैर उसको वकील के इंगेज करने के, उसके ऊपर जो है ना मुकदमा करके उसको सज़ा दी जाएगी, तो वो कानून और वो पॉलिसी भी इवन दैट विल बी इन डेरोगेशन विद टू आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी स्टक डाउन हो जाएगा बाय द कोर्ट्स। स्लेवरी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, 1973 में ज़रूरत पड़ गई थी हमें। फोर्स लेबर, टॉक ऑफ द टाउन, आपको पता है कितना होता है हमारे यहाँ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगेन दिस इज समहाउ लिंक्ड विद द आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल, कि जब तक किसी को ये मालूम ना हो कि कोई चीज़ करना गलत है, तब तक उसको उस गलती की सज़ा नहीं दी जा सकती। कोई भी कानून आप ये बना सकते हैं कि जी आज से जो कानून बनेगा, मिसाल के तौर पर अब ये जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर पे पाबंदी लग गई और नेशनल असेंबली से हमारी एक्ट पास हुआ, थोड़ा सा फनी है लेकिन एक्ट पास हुआ कि जी आज के बाद जिसने प्रोजेक्टर पे कोई क्लास करवाई है, कोई टीचिंग करवाई है, तो उस पर इतने रुपए फाइन लगेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा कानून बनता है बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह को हटाते हुए, सिर्फ अगर वो ये लगता है कि 29 जनवरी 2023 से अगर किसी ने प्रोजेक्टर यूज़ किया तो उस पर ये फाइन लगेगी, तो बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को अगर वो टच ना भी करता हो तो आर्टिकल 12 की वायलेशन में दैट विल बी स्टक डाउन, कि आप कोई भी ऐसा कानून या कदम नहीं उठा सकते जो उस दिन से पहले हो जिस दिन आप वो चीज़ अनाउंस कर रहे हैं। जब एक आदमी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ गलत है, तो आप उसको उसकी सज़ा कैसे दे सकते हैं? रिट्रोस्पेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आर्ग्यू होती है, इस पर बहुत ज़्यादा केस लॉज भी हैं। अगेन इसमें मैं थोड़ा क्लेरिफाई करता जाऊँ, लॉ गाइड के लिए तो नहीं वैसे आपके लिए काम की चीज़ है कि रिट्रोस्पेक्टिविटी अदरवाइज इज अपहेल्ड बाय सुपीरियर कोर्ट्स, कि रिट्रोस्पेक्टिविटी विथ रेस्पेक्ट मैकेनिज्म या किसी तरीक़ेकार के हवाले से है तो फिर तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसी रिट्रोस्पेक्टिविटी जो किसी राइट या रॉन्ग को डिफाइन करती हो, वो किसी सूरत भी आप लागू नहीं कर सकते। आज आए दिन हम देखते हैं जी बिजली के नर्ख बढ़ा दिए फलां तारीख से, तो जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको देने की कोशिश करते हैं वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको हमेशा कोर्ट्स स्टक डाउन कर देती हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। डबल पनिशमेंट, एक किसी भी जुर्म की एक ही दफ़ा सज़ा दी जा सकती है और आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। इसीलिए जो कन्फेशन का हमारे यहाँ लॉ है, CRPC आप लोगों ने पढ़ा होगा 164, उसमें कितने ज़्यादा सेफगार्ड लगाए गए हैं टू मेक श्योर कि अगर कोई कन्फेशन आ रही है 164 की, अगर कोई 364 में कन्फेशन होती है, उसकी रिकॉर्ड 164 में होती है, तो अगर कोई स्टेटमेंट आ रही है टू मेक श्योर कि वो वॉलंटरी है, एक्चुअली वॉलंटरी स्टेटमेंट है, ताकि किसी को सेल्फ इंक्रिमिनेट ना किया जाए। डिग्निटी ऑफ मैन, अगेन इट्स एन इम्पोर्टेंट आर्टिकल, इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, जिस तरह मैंने कहा, अब जितने भी ये जो लॉ है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू रिमेन इन एंड सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and to settle in any part thereof। अब अगेन मैं वो दोबारा पढ़ लेता हूँ। Every citizen shall have right to remain in and subject to any reasonable restriction। तो जितने भी लॉज हैं इंक्लूडिंग दिस राइट ऑफ मूवमेंट या जितने भी बाकी लॉज हैं, आपका राइट ऑफ डिटेंशन है, राइट टू लाइफ इवन जो है वो अनक्वालिफाइड नहीं है। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल कर देता है, 302 में वो चार्ज होता है, उसका ट्रायल चलता है, तो कोर्ट उसको ऑर्डर कर लेती है फॉर हैंगिंग टिल डेथ, तो वो ये नहीं कह सकता कि जी मुझे तो राइट ऑफ लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। तो दैट राइट टू लाइफ इज अगेन क्वालिफाइड। ठीक है, फ्रीडम टू असेंबली है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो हमने देख लिया। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ, ये हम इनको गो थ्रू सिर्फ जल्दी से कर लेते हैं, ये आप लोगों को पता होंगे, पढ़े होंगे, लेकिन सिर्फ एक रिवाइज के लिए, और फिर हम जाएंगे केस लॉज पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये नहीं है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें, फिर डिफेमेशन का सूट आए तो आप कहें कि जी नहीं आर्टिकल 19 ने तो मुझे गारंटी किया है, आप कौन होते हैं मुझे ट्रायल करने वाले। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब कल को मैं एप्लीकेशन लिखूंगे जी पाकिस्तान के एटमी जो असासे हैं वो कहाँ हैं मुझे ज़रा बता दें, क्योंकि आर्टिकल 19A ने राइट टू इंफॉर्मेशन दी है। दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज अगेन सब्जेक्ट
reasonable restrictions imposed by the law and the authorities. Freedom to profess religion and to manage religious institutions. अच्छा ये बड़ा important है. 20 जो है ना ये नहीं कहता freedom to profess Islam and to manage Islamic institutions. It talks about religion and religious institutions. तो वो किसी भी रिलीजन की हो सकती हैं, जितने भी रिलीजन पाकिस्तान के अंदर हैं तो सब के सब आप अपने दीन पर, जो आपका मज़हब पर कायम भी रह सकते हैं और उसकी इंस्टीट्यूशंस भी आप कायम कर सकते हैं. 21 इसी के साथ है कि किसी भी शख्स को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते विद रिगार्ड टू टैक्स कि जी वो फ़लाँ मज़हब या फ़लाँ फ़िरके या फ़लाँ उससे ताल्लुक़ रखता है तो उसके ऊपर फ़लाँ टैक्स आयद कर दी जाए. आवाज़ मेरी आखिर तक आ रही है? सुन रहे हैं सब लोग? ठीक है. ये 21 आ गया. 22 सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन. मदरसे हैं, किसी के हिंदुओं के शायद कोई इंस्टीट्यूशंस होंगी, किसी ज़माने में चर्च वगैरह जो कॉन्वेंट थे उनको टेक ओवर करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की थी. तो अगेन आर्टिकल 22 बड़ा क्लियर है कि अगर कोई इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको टेक ओवर नहीं किया जा सकता. प्रोविजंस इज टू प्रॉपर्टी. एवरीबॉडी हैज़ फंडामेंटली ही इज़ बीन प्रोटेक्टेड टू होल्ड द लॉफुल प्रॉपर्टी. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी राइट्स भी हैं आपके पास. इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स. दिस इज द आर्टिकल दैट इज आई बिलीव द मोस्ट ट्रिगर्ड आर्टिकल इन लिटिगेशन अंडर आर्टिकल 199. जब कभी सर्विसेज की बात आती है, सर्विसेज आगे भी आएंगी इसके साथ ही, सर्विसेज की बात आते हैं, किसी को जॉब मिलती है किसी को नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में इंटरव्यू होते हैं, कोई पास हो जाता है कोई फेल हो जाता है, वो आर्टिकल 25 लेकर हाई कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि जी मेरे साथ इक्वलिटी नहीं हो रही, आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड सो एंड सो. ठीक है. राइट टू एजुकेशन है. एंड ये आर्टिकल जो है ना दुनिया के बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशंस में है. द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एज ऑफ 5 to 16 years इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड बाय लॉ. तो फ्री एजुकेशन होगी और कंपल्सरी एजुकेशन होगी 5 to 16 तक. अच्छा, ये आप सवाल करेंगे कि ये तो होता तो नहीं है, तो होता क्या है वो हम बाद में भी आएंगे जब केस लॉज की तरफ आएंगे. अभी हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं. डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस 25 के साथ ही ये लिंक्ड है. नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के साथ ये. प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर. तो अगर कोई माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर आपको पता है 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, कोई लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा लोग बहुत बड़ी तादाद में बोली जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो बड़ी कम जिनका शायद मुझे तक नाम नहीं पता होगा. 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं. तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने इज़ मेड इट क्लियर कि वो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्ट्स हैं या कोई कल्चर होगा, तो ये नहीं कि क्योंकि जो मेजॉरिटी में है, जिसकी ज़्यादा तादाद है, तो वो उनको बिल्कुल ही डिमिनिश कर दे, कोई ऐसी पॉलिसीज़ आ जाएं गवर्नमेंट में. नहीं, दे विल बी प्रोटेक्टेड. अच्छा, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, माय लॉर्ड मिस्टर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का एक जुमला मैं कोट करता हूँ. उन्होंने कहा था कि फॉर्चून ऑफ अ स्टेट, फॉर्चून गुड और बैड ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन 3 things: द कॉन्स्टिट्यूशन, द वे इट इज़ मेड टू वर्क एंड द रेस्पेक्ट इट ट्रांसपायर्स. अब 3 चीज़ें: द कॉन्स्टिट्यूशन, द वे इट इज़ मेड टू वर्क एंड द रेस्पेक्ट इट ट्रांसपायर्स. आगे जाके वो कहते हैं कि पहली तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपने किताब में सारी बातें लिख दी, 1973 से लिखी हुई है. ठीक है. द वे यू मेक इट वर्क इज द रेस्पेक्ट दैट इट विल ट्रांसपायर. अब जब हम बात करते हैं यूके की एक बड़ी फेमस वहाँ के एक लॉर्ड थे, उनकी एक जजमेंट थी, वो ये कहते हैं कि आवर फंडामेंटल राइट्स आर नॉट द फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दे आर रिटन इन सम इंस्टीट्यूट, रादर आवर फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स बिकॉज they are being enforced and they are being observed in the society. एक शहरी जो पाकिस्तान के किसी कोने में हो, बलूचिस्तान के किसी गांव में हो, पंजाब के किसी
शहर में हो, कराची के किसी पोश इलाके में हो, या गिलगित बल्तिस्तान के किसी पहाड़ी में हो, जब तक वो ये महसूस करे, वो फील करे कि हाँ जी आई हैव अ प्रोटेक्शन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड इन माय कॉन्स्टिट्यूशन, कि मुझे कोई भी इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेन नहीं कर सकता, वो अगर शहरी ये चीज़ फील करता है तो ये फंडामेंटल राइट्स होंगे जो ब्रिटेन की अदालत कहती है। ये नहीं है कि आपने कहीं पर किसी बुक में लिख दिए तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए। तो यही सूरत हाल है हमारे मुल्क में। ये तो फंडामेंटल राइट्स हो गए, कितने इन्फोर्स होते हैं वो सब तकरीबन सबको पता है। अच्छा, हाउ वी विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। यहाँ पर जुडिकेचर के ऊपर हमारी जो जुडिशरी है, जिस तरीके से उसको बताया गया है, यहाँ पर उसकी पूरी फॉर्मेशन है, लोअर जुडिशरी से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने क्या किया है। पास जो भी हमारे केस लॉज हैं उनको हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे आप। तो इट कास्ट अ ड्यूटी अपॉन द जुडिकेचर, आपकी सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर, विच विल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी होगी तो जो कॉन्स्टिट्यूशन फोरम है, जो सबसे बड़ा फोरम है उसका हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह आता है, तो उनका काम होता है टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, टू सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो जुडिशरी अगर उनको इन्फोर्स कराए, अगर जुडिशरी इस तरह जिस तरह लॉर्ड जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने कहा, तो अगर उनको इन्फोर्स कराए देन इट विल ट्रांसपायर द रेस्पेक्ट, और उसी से जाहिर है इट विल मेक द गुड फॉर्चून ऑफ द कंट्री। अदरवाइज जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी हैं और हमारी गवर्नमेंट की फॉर्मेशंस हैं। उसकी तरफ जाने से पहले जी जितने भी आर्टिकल्स हैं, अब लॉ गेट के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि यू शुड रिमेंबर दीज आर्टिकल्स बाय हार्ट। ये हमारे सिस्टम की एक मजबूरी है, आपको याद करने पड़ेंगे। सिर्फ इस तरह कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखने से थोड़ा काम नहीं चलता यहाँ पर। तो लॉ गेट के लिए ज़रूरी है कि नहीं है, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 आर्टिकल्स हैं। मेक श्योर यू मेमोराइज दीज आर्टिकल्स बाय हार्ट। अच्छा, क्वेश्चंस किस तरह आ सकते हैं इन आर्टिकल से। कोई भी जो राइट है वो उसका हवाला देकर ये पूछा जा सकता है कि दिस राइट, फंडामेंटल राइट इज गारंटीड अंडर व्हाट आर्टिकल। तो वो आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। 3-4 जो भी ऑप्शंस होंगे उनमें से एक, या आर्टिकल का हवाला देकर ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 25A गारंटीज द फंडामेंटल राइट अंडर हेड एंड टाइटल आप जो भी है। तो वो 2-3 ऑप्शंस होंगे, आपको पता होगा। आर्टिकल 25A रिलेट्स टू, कौन बताएगा? सॉरी, फ्री एजुकेशन। नहीं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। 25 इज इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, ठीक है। 25 में का, सॉरी आपने अगर ऐसे समझा, 25 इज द इक्वलिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है। तो हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 राइट्स देकर वो ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट। हर राइट ज़रूरी नहीं कि आप फंडामेंटल राइट हो आपका, ठीक है। सांस लेना एक बुनियादी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हाँ, राइट टू लाइफ के सर्कल में अगर इसको आप लाएं तो ये सांस लेना इज आल्सो गारंटीड अंडर फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल है। एक मशहूर जो केस है सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट भी हुआ था, शहला ज़िया केस 1995 की जो जजमेंट है, उसमें यही कहते हैं कि उनके घर के ऊपर से वापडा की वायर्स गुजरती थी, 11,000 वोल्टेज उससे भी ज़्यादा की 11 वायर्स गुजरती थी। तो उन्होंने पिटीशन में चैलेंज किया कि दिस इज़ अ थ्रेट टू माय लाइफ, क्योंकि उन वायर से, अगर आपको पता हो, होता ये है कि दे डेवलप कैंसरस सेल्स, ठीक है, और कैंसर हो जाता है। तो दिस इज थ्रेट टू माय लाइफ। तो वापडा वालों ने और जो भी रेस्पोंडेंट्स थे, इंटरेस्टिंगली उन्होंने आके ये प्ली ली
कि अगर इनकी बात मान भी ली जाए, अव्वल तो चांसेस बहुत कम है उसके कैंसर डेवलप होने के, इतने ज़्यादा नहीं कि हर आदमी जो वहाँ रहता है उसको कैंसर होता हो। अगर मान भी ली जाए तो कैंसर से बंदा फ़ौरन तो नहीं मरता ना, कुछ साल तो ज़िंदा रहता है। राइट टू लाइफ तो ये है कि मैंने अभी आपको मार दिया ना, तो अल्टीमेटली मतलब फ़ौरन ये आपके राइट टू लाइफ को नहीं इन्फ्रिंज करता। तो पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग केस है बड़ा। वैसे ही अगर आप आगे इंशाल्लाह लिटिगेशन में आएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको हेल्ड किया कि जी कैंसर अगर किसी को हो जाए, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, कैंसर अगर किसी को हो जाए तो उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही अजरन बन जाती है। मतलब राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं कि किसी को कचरे में फेंक दो और कहो कि भाई आप तो जिंदा हो, आपकी लाइफ को तो कुछ नहीं हुआ, बस आप ठीक हो, आपकी राइट टू लाइफ कहीं इन्फ्रिंज नहीं होती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस तरह डिफाइन किया जिस तरह अभी मैंने अर्ज किया था आपके सामने कि द कोर्ट्स मेक द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क। सुप्रीम कोर्ट की जो वो डेफिनेशन थी वो ये थी कि लाइफ का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में है ये क्वालिटी लाइफ है। हर आदमी को एक सेहतमंद, इज्जतदार, अच्छी जिंदगी गुजारने का हक है। लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपको किसी को भी उठाकर कहीं फेंक दो, कैंसर उसको हो जाए और आप ये आके पिली ले ले। बहरहाल तो क्वेश्चंस इस तरह आ सकते हैं कि कौन कौन से ये जो राइट्स हैं ये फंडामेंटल इसमें राइट्स हैं और कुछ कौन से नहीं हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड। फंडामेंटल राइट्स तक अगर किसी का सवाल है तो मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ फिलहाल। फिर हम अभी थोड़ा केस लॉज की तरफ जाएंगे जो आपके सामने आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो हमारे पास हैं, हम यहाँ से नोट से देख लेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। एनी क्वेश्चंस? जी जी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, नेब ऑर्डिनेंस ने क्या कहा है? ये हाँ एग्जैक्टली। अब आपके सियासी जो सिनेरियो है उसमें आपने बड़ी एक टर्म सुनी होगी एनआरओ के नाम से। एनआरओ एक नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में नाफिज किया गया था, जिसमें हमारे जितने भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दे मेड टू एग्रीड कि जी फलां तारीख से लेकर फलां तारीख तक जिसने जो कुछ किया सब हिसाब बराबर है, बस अब आज उस हिसाब किताब को कहीं नहीं छेड़ा जाएगा। ये आपके मुल्क में एक ऑर्डिनेंस लाया गया। वो जो ऑर्डिनेंस वाज सब्सिक्वेंटली चैलेंज, सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ और बड़ी डिटेल हेयरिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद उस पर उसका शॉर्ट ऑर्डर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के साथ ही होता है, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो उसको स्ट्रिक डाउन किया गया था इसी बेस पर फॉर इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन्स कि जी अगर पार्लियामेंट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी फलां चीज़ आज के बाद जुर्म नहीं है, जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले सुसाइड जो है, सुसाइड वाज अ क्राइम, सुसाइड वाज नॉट अ क्राइम, अटेम्प्ट टू सुसाइड वाज अ क्राइम। क्योंकि अगर आप सुसाइड करके और खुदा न खास्ता सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर तो आप यू आर नॉट लायबल फॉर ट्रायल, लेकिन अगर आप सिर्फ अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आपको जेल होगी और आप सलाखों के पीछे जाएंगे क्योंकि आपने खुदकुशी की कोशिश की है। तो इसको अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट आई थी तो उसका जो इट वाज डिक्लेयर्ड नॉन ऑफेंस। तो इस तरह अगर पार्लियामेंट उस वक्त कोई एक्ट पास करती कि जी